हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, डेली पेपर एनालिसिस के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम है जो डेली दैनिक जागरण, जनसत्ता, जितने भी हिंदी पेपर्स हैं, जो राष्ट्रीय संस्करण है, उसका जो इम्पोर्टेंस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम लेकर आते हैं। तो आज एपिसोड नंबर 6 है दोस्तों, और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेरा चैनल है सुबह एजुकेशन क्लासेस, जरूर है जो आप इसको देखकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान से रिलेटेड जितने भी न्यूज है, हिंदी पेपर के जो इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके लिए, उसको है जो लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो अभी न्यूज में जो बना हुआ है दोस्तों, किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन कहीं ना कहीं है जो वर्तमान में एक बहुत बड़ा रोल है जो प्ले करेगा, किसान के लिए भी और सरकार के लिए भी और लोगों के लिए भी। भारत एक कृषि प्रधान देश है दोस्तों, आप जानते हैं। किसानों को निश्चित रूप से है जो उनकी जो मेहनत है, उनकी जो श्रम है, उसका है जो प्रतिफल है जो मिलना चाहिए। आप जानते हैं दोस्तों कि कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि 13 महीने का है जो आंदोलन है जो 1.0 है जो चला था, किसान आंदोलन, जो राकेश टिकैत के शासनकाल में था। राकेश टिकैत जो संयुक्त किसान मोर्चा के थे, उन्होंने है जो इस पूरे किसान आंदोलन को लीड किया था। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि शंभू बॉर्डर पर है जो किसान आज खड़े हैं, आज इतनी ठंड में है जो खड़े हैं, इस पे जो हम चर्चा करेंगे। किसान 1.0 का एक प्रतिरूप है दोस्तों, उसी का है जो रेप्लिका है, उसी प्रकार से आंदोलन है जो आगे बढ़ा है। और इस पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एमएसपी जो वर्ड है दोस्तों, उसको कानूनी दर्जा को लेकर सरकार पर है जो दबाव बनाया जा रहा है। हम जो कुछ एमएसपी पे चर्चा करेंगे दोस्तों, ये है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो इसका कहा जाता है। और निश्चित रूप से जो सरकार जो है, अगर आप कोई उत्पाद को, किसान अगर कोई उत्पाद को उत्पादन करता है, तो निश्चित रूप से है जो उसका एक मूल्य मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि उत्पादन करके अगर बाजार में जाता है और उसको है जो औनो दाम पर अगर सरकार अगर किसी जो लेने वाले जो मंडी होती है, अगर उसको अगर बेच देता है, तो उसको है जो कहीं ना कहीं है जो उसका पूरा फल है जो नहीं मिलता है। इस प्रकार सरकार है जो तय करती है कि हम आप उपजाइए और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे है जो हम आपका है जो अनाज को जरूर खरीदेंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो एमएसपी है उस पे है जो मात्र 6% ही लोगों को है जो एमएसपी का लाभ मिल पाता है। उसमें भी जो आपके जो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य हैं, वहाँ पर है जो इसका है जो ज़्यादा लाभ मिलता है। बाकी राज्यों को है जो निगेटिव में ना के बराबर है जो इसका है जो प्रतिफल है जो मिलता है। एमएसपी अगर हम थोड़ा चर्चा करें दोस्तों, तो एमएसपी है जो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री है जो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय है जो दोस्तों है जो एमएसपी को लागू किया गया था। और उसकी जो अध्यक्षता जो कर रहे थे दोस्तों एलबी शाह या एलबी पांडे करके उनका नाम था, उसके है जो अध्यक्ष थे उस कमेटी के। और 1965 में है जो सीएससीपी की है जो स्थापना है जो किया गया था। आप जानते हैं एग्रीकल्चर ऑफ कॉस्ट एंड प्राइस है जो बोला जाता है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये है जो इसका मूल्य का निर्धारित करती है कि कितना है जो हमें एमएसपी है जो देना चाहिए। और बुआई के समय है जो उसकी घोषणा है जो की जाती है। दूसरी बात है दोस्तों कि कुछ और भी इसके बारे में है जो कहा गया है कि क्रिसिल का भी रिपोर्ट्स आया है। क्रिसिल के रिपोर्ट्स में कहा गया कि अगर सरकार अगर एमएसपी देती है तो 21,000 करोड़ रुपया है जो सरकार को खर्च करने होंगे। लेकिन इसके लाभ भी बताया दोस्तों कि इसका से ग्रामीण क्षेत्रों में है जो इसका है जो डिमांड है जो बढ़ेगा। आप जानते हैं जब ग्रामीण क्षेत्र में डिमांड बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जो अर्थव्यवस्था है जो मजबूत होगी। लेकिन इसके दूसरे पक्ष से जो कहा गया है कि अगर सिर्फ गेहूं और चावल ये है जो कहीं ना कहीं है जो उत्पादन करने के लिए किसान मजबूर हो जाएंगे, और है जो कहीं ना कहीं कृषि विविधीकरण को है जो झटका लग सकता है। और कृषि विविधीकरण नहीं होने पर कहीं ना कहीं है जो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य, जो पौधे का जो स्वास्थ्य है, वो है जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमते चली जाएगी। और इसका है जो सबसे बड़ा जो इसका जो समस्या जो होगी कि जो जमीन है जो धीरे धीरे जो बंजर होती चली जाएगी दोस्तों। तो क्रिसिल का रिपोर्ट्स भी है जो इस प्रकार से आया है। दूसरी बात है दोस्तों कि जो एमएसपी है, एमएसपी को जो वार्ता है जो इसी बात पे है जो सरकार से करना चाहता है कि हमें है जो इसको कानूनी रूप से है जो दर्जा दे जाए। लेकिन दोस्तों कानूनी रूप से दर्जा है जो इसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सभी राज्यों की किसान को अगर इसका अगर लाभ मिलता तो है जो इसकी कानूनी दर्जा मिल जाती। कुछ ही राज्य है जो इससे है जो ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। इसलिए सरकार पे जो एक्स्ट्रा जो बर्डन बढ़ेगा, अगर मान लीजिए कि सरकार है जो जितना जो किसान उत्पादन करता है, अगर मान लीजिए वो ले ले, तो उस किसान को रखने के लिए भी तो जगह चाहिए। आप जानते हैं कि बहुत सारा है जो आपका जो उत्पादन जो होता है, उस उत्पादन में 10 से 12% है जो खराब हो जाती है। अगर सरकार अगर पूरे
किसान से अगर है जो अनाज को अगर खरीद लेता है तो उसके रखने के लिए जगह नहीं होगी, उसका है जो सरकार को और लॉसेस होंगे, और जब सरकार को लॉसेस होंगे तो कहीं ना कहीं है जो अर्थव्यवस्था पर उसका सीधा है जो असर पड़ेगा। तो इसको दोनों तरफ से बैलेंस करने की जरूरत है कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका एक नया रास्ता बनाना चाहिए। इस पे है जो सरकार कमेटी बैठाए, कमेटी बैठा कर है जो उस पर है जो निर्णय ले। सरकार से तीसरी बातचीत है जो दोस्तों है जो करने की है जो बात की गई है, आज चंडीगढ़ में इसकी बैठक भी है, और पिछले 2 वार्ता है जो कहीं ना कहीं है जो फेलवर रहा, चंडीगढ़ में क्या होता है उस पर है जो हम बात करेंगे। नई कमेटी की गठित की मांग हो सकती है दोस्तों कि नया कमेटी है जो गठित कर दे। इससे पहले पूर्व में 26 सदस्यीय कमेटी संजय अग्रवाल जो थे उनके अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स है जो उसकी अभी नहीं आई है। संवाद से ही संवाद है जो जरूरी है दोस्तों, संवाद से ही समाधान ही जरूरी है। 1988 जैसी आंदोलन सरकार को समझने की जरूरत है। 1988 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उस समय राजीव गांधी थे, और उस समय कहा गया कि सरकार और किसान के बीच में एक तकरार की स्थिति थी, उसको है जो उस प्रकार से मैनेज किया गया। आज जिस प्रकार किसान को एंटी नेशनल, खालिस्तानी, जिस प्रकार के वर्ड यूज करते हैं, उससे है जो कहीं ना कहीं किसान का एक है जो उनकी जो ईगो है भी हट होती है, और किसान हमारे ही देश के हैं, इसीलिए है जो इस पे सरकार को है जो उस तरह से बचना चाहिए और संवाद के रास्ते पर लाकर खड़ा करना चाहिए, ताकि है जो हम इस आंदोलन को खत्म कर सके, लोगों को आम जीवन है जो सही, लोगों जो किसान है उनका भी आम जीवन है जो सही रास्ते पे आ जाए, और जो सरकार की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति, जो दबाव की स्थिति है, उससे भी है जो बाहर निकल जाए। किसान की मांग पे है जो सरकार विचार कर सकती है दोस्तों। तो ये है जो कुछ छोटी मोटी जो बातें थी जो हम बताने का प्रयास करें दोस्तों। एमएसपी है जो 23 फसलों पर दिया जाता है, इसमें है जो 14 है जो आपको खरीफ फसल है, 6 रबी फसल है, फिर है जो कुछ तिलहन फसल पर दिया जाता है, और एक जो होता है दोस्तों इसमें जो 22+1 होता है। क्या होता है? 22+1, 22 फसल्स होते हैं। एक है जो आपका गन्ना का होता है जिसको एफआरपी कहा जाता है, एफआरपी कहा जाता है दोस्तों। 1966 में है जो कानून बनाकर इसको है जो अलग किया गया था, 1966 में, ध्यान रखिएगा। तो ये है जो छोटी मोटी बातें थी दोस्तों जो इस पे है जो चर्चा करना जरूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंस होगा जरूर है जो आपसे हम बात करेंगे। चलिए अगला जो टॉपिक है दोस्तों भारत और यूएई के बीच में है। क्या है? भारत और यूएई के बीच में क्या कहता है दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंस है जिस पे जो बात करेंगे, भारत और यूएई। अभी जान रहे हैं दोस्तों कि भारत और यूएई के बीच में जो संबंध है कितने प्रगाढ़ संबंध हो गए हैं। एक समय था कि यूएई है जो पाकिस्तान के एक बड़ा गहरा मित्र हुआ करता था, जब 1999-2000 के आसपास की है जो कहानी है। फिर धीरे धीरे है जो दोस्तों हमारा जो है कहीं ना कहीं है जो यूएई के साथ है जो संबंध अच्छा हुए तो 2015 में प्रधानमंत्री जो है 34 साल के बाद है जो यूएई की यात्रा पर गए। इससे पहले मनमोहन सिंह जो है जाने की जो बात की गई थी, उनका है जो दौरा है जो रद्द कर दिया गया था, वो नहीं जा पाए थे, लेकिन 34 साल के बाद है जो प्रधानमंत्री मोदी जी है जो वहां पर गए हैं। 2 दिन की यात्रा पर है दोस्तों, यूएई की यात्रा पर है। दोनों देशों के बीच 10 समझौते हुए हैं, $85 अरब का जो कारोबार है दोनों के बीच होता है। यूएई है जो हमारा है जो तीसरा है जो व्यापार साझेदार है दोस्तों, और 7वां है जो निवेशदार है, 7वां है जो निवेश करता है। 2015 से अभी तक 8 बार है जो प्रधानमंत्री गए हैं। 2019 में है वहां का है जो ऑर्डर ऑफ जायद जो वहां का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, वो भी है जो इनको है जो मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री को अभी तक है 15 देशों से सर्वोच्च सम्मान मिल सका। ये सब जो क्वेश्चन है जो जरूर है जो याद रखें, आपको लिखने में मदद देगा। तो जो वहां गए हैं दोस्तों, तो उसमें है जो बहुत सारी चीजों पर है जो चर्चा हुई है। वहां पर है जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन है जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजित किया भी गया है, जो दावोस, जो उसको दुबई का दावोस कहा जाता है, दुबई का दावोस। यहाँ पर है जो बहुत सारे उद्योगपति आते हैं और है जो वहाँ निवेश करते हैं दोस्तों। इस प्रकार से भारत में भी करने की बात चल रही है। जो भारत मंडप जो बना है दिल्ली में, उसमें भी है जो ऐसा है जो हो सकता है कि चुनाव के बाद है जो इस प्रकार की है जो बातें है जो की जाए, और देश के कम से कम फॉरेन 500 जो ग्लोबल कंपनी है उसके है जो सीईओ रहेंगे, और बहुत बड़े बड़े, जैसे दावोस में जिस प्रकार से होता है, इस बार है जो 2500 से 2600 लोग वहाँ गए थे। इस प्रकार से भारत में भी इन्वेस्टमेंट कराने के लिए जो हो सकता है कि चुनाव के बाद है जो घोषणा सरकार है जो कर दे। तो
यूएई में है दोस्तों हिंदू मंदिर का उद्घाटन है जो किया गया है। बीएपीएस, जो बीएपीएस है दोस्तों, बुच्चस वाराणसी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था जो है, इनके जो तत्वाधान में जो ये है जो एक संस्था है दोस्तों जो मंदिर का निर्माण करती है, वो है जो इस मंदिर का निर्माण किया है और नागर शैली में बना है। नागर शैली, हमारे भारत में 3 शैलियाँ चलती है दोस्तों, एक नागर शैली, एक बेसर शैली, एक द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली है जो आप साउथ में देखते होंगे, नागर शैली है जो उत्तर भारत में देखते होंगे, और ये दोनों का मिक्स है जो बेसर शैली है। आप है जो इसको है जो आर्ट एंड कल्चर में जरूर पढ़े होंगे। इस मंदिर में सबसे बड़ी विशेषता है दोस्तों कि इसके आर्किटेक्ट है जो क्रिश्चियन है, प्रोजेक्ट मैनेजर सिख है, फाउंडेशन मैनेजर बुद्धिस्ट है, कंस्ट्रक्शन कंपनी पारसी है और डायरेक्टर है जो जैन है। यह है जो एक मंदिर ही नहीं है दोस्तों, सभी धर्मों का कहीं ना कहीं है जो समागम है, सभी लोगों का सहयोग है। कोई देश सेकुलर करने से सेकुलर नहीं होता है, वहाँ इस्लाम राज है, लेकिन उसके बाद भी अगर इस प्रकार की है जो बातें होती है तो कहीं ना कहीं है जो अच्छा लगता है कि एक सेकुलर कंट्री इस प्रकार की बातें नहीं करता है। और एक लोकतंत्र की 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर लोकतंत्र में 3 चीज़ अगर आ रही है तो उसका लोकतंत्र धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पहला जो होता है जो आपका अलगाव, अगर मान लीजिए कि आपकी सामंजस्य नहीं बैठ रही है तो है जो सबसे बड़ी समस्या। दूसरा है पारदर्शिता, जैसे मीडिया पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए, मीडिया है जो पूरी तरह से स्वतंत्र होनी चाहिए। तीसरा है जो जवाबदेही, उत्तरदायित्व बहुत जरूरी है दोस्तों, ये लोकतंत्र की है जो पहचान है कहीं ना कहीं। तो हम चलिए आते हैं इस पे। इस मंदिर को बनाने में 700 करोड़ रुपया खर्च हुए दोस्तों। 20,000 टन स्टोन इसमें लगा है। 108 फीट ऊंचा है, 262 फीट लंबा है। 96 घंटी है जो इसमें लगाई गई है। 96वें जन्म शताब्दी जो स्वामी नारायण जी का है, उनके जन्म शताब्दी पर है जो इसका है जो उद्घाटन किया गया है। इसमें है जो मोदी जी गए हैं और टोटल है जो 27 एकड़ में ये जो मंदिर बना है दोस्तों को, 27 एकड़ में, ध्यान रखिएगा 27 एकड़ में। चलिए कुछ और है जो इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको जो देखने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप है जो गलियारा है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी कहीं ना कहीं है जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्थिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर है जो सरकार के साथ है जो वहाँ के सरकार के साथ खड़े हैं और निश्चित रूप से है जो उसका लाभ है जो भारत को है जो जरूर मिलेगा। जयवान नामक भारतीय रुपए जो अभी हाल फिलहाल में वहाँ रुपए जो डिजिटल भुगतान है जो किया गया उसका नाम है जयवान है दोस्तों, ध्यान रखिए कहीं कहीं पूछ देगा। और कल ही है जो हमने दोस्तों है जो यूपीआई को भी है जो वहाँ चालू किया है। यूपीआई अब चालू होने वाला 7वां देश हो गया भारत का। भारत के साथ जो है 7 देश और है जो यूपीआई का यूज करता है। 2016 में है जो चालू किया गया था दोस्तों। एनपीसीआई है जो इसके है जो पूरी देखरेख करती है, तो ध्यान रखिएगा। यूपीआई के बारे में हमने बता दिया। ITU संगठन से जो फायदा है, ITU जो संगठन इंडिया, इजराइल, भारत और यूएसए जो ITU जो संगठन है, इससे है जो कहीं ना कहीं है जो और है जो इसकी प्रगाढ़ है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। COP28 भी है दोस्तों, आप जानते हैं यूएई में हुआ था। और 13 मिनिस्ट्रियल WTO भी है जो यूएई में होने जा रहा है दोस्तों। तो निश्चित रूप से यूएई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है जो दोस्त है, अहलन मोदी इसका है जो पूरे कार्यक्रम को बोला गया था। अहलन मोदी, अहलन मोदी का मतलब होता है हेलो मोदी या वेलकम मोदी, वेलकम मोदी या हेलो मोदी। 35 लाख लोग है जो दोस्तों है जो यूएई में रहते हैं और 2.24 लाख करोड़ रुपया का है जो हमारा है जो कारोबार है जो दोस्तों है जो अभी हाल फिलहाल में है जो देखा गया है। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यूएई, तो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, इसीलिए है जो हम इसे जो थोड़ा है जो ज़्यादा है जो इसको पढ़ाने का है जो प्रयास किया आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये है जो वोटिंग इंक का जो प्रयोग आप करते हैं, जो आप वोट करते हैं तो उसमें जो एक इंक लगाया जाता है, उस इंक के बारे में आज है जो एक आर्टिकल आया हुआ था उस पर है जो हम चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो है मैसूर की एक कंपनी है दोस्तों, 1937 में उसकी स्थापना हुई थी। पेंट एंड बर्निश एक कंपनी है जिसका नाम मैसूर लिंक एंड पेंट्स रखा गया। देश के आज़ाद होने पर यह फैक्ट्री कर्नाटक सरकार के पास चली गई। इसके बाद 1989 में इस फैक्ट्री का नाम मैसूर पेंट एंड बर्निश लिमिटेड किया गया। कभी कभी ये जो पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। पहली बार है दोस्तों 1962 में है चुनाव में है जो इसका है जो उपयोग किया गया था। और ये जब किया गया था तो 15 दिन से पहले ये नहीं मिटता। आप जानते हैं ये बहुत ही है जो गहरा होता है और छूटता भी नहीं है। आप है जो वोटिंग राइट्स के जब आप अधिकार है आपके पास तो जरूर है जो वोट करते होंगे, तो आप इसका जो जरूर है जो एक्सपीरियंस लिए होंगे। इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट का है जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, और करीब 28 से 30 देशों में है जो ये निर्यात करता है। छोटी बातें थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों, इसीलिए जो हम है जो इसकी है जो चर्चा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों, यूरोपीय यूनियन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार है जो ये क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन को कहीं ना कहीं है जो पूछेगा ही। सीबीएम जो है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है जो इसको बोला जाता है। यूरोपीय यूनियन निर्यात में बाधा किस प्रकार से बन रही है, इस पे जो हम चर्चा करेंगे। यूरोपीय यूनियन में है जो 27 देश है दोस्तों। सीबीएम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इसको बोला जाता है दोस्तों। ये है जो लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम जैसे एनर्जी इंटेंसिव उत्पादों के उत्पादन के दौरान जो कार्बन उत्सर्जित होता है उस पर जो निश्चित कीमत या कर लगाने की है जो बात ही कही है। तो निश्चित रूप से अगर मान लीजिए कि आप है जो इस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं तो उसमें कार्बन का प्रयोग हो रहा है, तो वो है जो आप जब वहाँ जब आप भेजेंगे तो उस पर है जो स्पेशल टैक्स है जो लगा देगा। टैक्स लगाने पर है जो महंगा हो जाएगा, तो आपकी ये जो सामान है जो वहाँ पर है जो नहीं बेच पाएंगे। इसी के लेकर है जो दोस्तों सीबीएम का है जो यूज है जो कर रहा है। ब्रिटेन भी है 2027 में है जो लागू कर देगा। 2026 से यूरोपीय संघ लागू करेगा दोस्तों। इसे 20 से 35% कर है जो आरोपित करेगा। और अभी कल कहा है कि जो जंगल से आप काट कर अगर कोई उत्पाद बनाते हैं तो वो है जो आपको क्यूआर कोड माध्यम से है जो आपको बताना होगा कि इसमें है जो कितना है जो आप यूज किए हैं, उसकी जो है उच्च रखना है, उच्च रखे हैं कि माध्यम रखे कि निम्न रखे हैं। इस प्रकार से है जो तीन कैटेगरी की गई है और उस आधार से है जो कर का निर्धारण करेगा। तो निश्चित रूप से है जो बाधा बढ़ेगी, निर्यात में बाधा बढ़ेगी और है जो भारत के भी समस्या है जो इसमें है जो कहीं ना कहीं होगी दोस्तों। और इस भारत ने WTO में इस बात को है जो उठाने की है जो बात भी है कही है, वही है जो आगे है जो लिखा हुआ है। वही है दोस्तों, WTO मंत्री स्तरीय में यूए की बैठक में यूए चर्चा करने के पक्ष में, लेकिन भारत इसमें ये भारत है, भारत इसका है जो विरोध कर रहा है। नियम का बोझ बढ़ेगा, निर्यात बाधा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इंडोनेशिया में चुनाव है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देशों में इंडोनेशिया में चुनाव है। और एक 17,000 द्वीपों का है करीब करीब समूह है दोस्तों। यहाँ पर है 3 प्रत्याशी मैदान में है दोस्तों। एक है जो गंजर प्रणोबो है, एक अनिस बासदेव है और तीसरा है जो प्रबोवो सुबियांतो है। ये है जो दोस्तों वहाँ जीतने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। और ये है जो अभी वर्तमान में वहाँ के रक्षा मंत्री हैं। और अभी वहाँ के जो राष्ट्रपति, वहाँ का नियम है कि 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। तो जोको विडोडो साहब है, उनका जो कार्यकाल है जो पूरा हो गया है दोस्तों। और उन्हीं के कार्यकाल में रक्षा मंत्री थे। और इनको है जो यही है जो जोको विडोडो क्या है प्रबोवो सुबियांतो साहब है। और इन्होंने है जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बनने की है जो राह है जो आसान कर ली है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में है जो इंडोनेशिया एक है जो स्टैंड अलोन कंट्री है। ये इस न्यूज पे, इस चुनाव पे है जो अमेरिका और चीन दोनों का है जो नज़र है दोस्तों। इसलिए नज़र है कि कहा जा रहा है कि दोनों यहाँ पर है जो भारी निवेश करना चाहता है, इसलिए दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप याद रखिएगा, प्रबोवो सुबियांतो साहब इंडोनेशिया के जो नए राष्ट्रपति बनने की 99% है जो चांस है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए वीडियो के साथ। मुझे लगता है कि एक वीडियो, एक लेक्चर और होगा, सॉरी एक स्लाइड और होगा। हाँ, ऑर्गेनिक, इसमें क्या है ऑर्गेनिक, एक लेक्चर और था। एक जो आपका टॉपिक है वो है जैविक खेती। आप जानते हैं कि जैविक खेती का जो प्रयोग है दोस्तों अब है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि हमने हरित क्रांति के दौर में है जो बहुत सारा है जो दोहन किया है। जब दोहन किया तो उसका परिणाम भी है जो कहीं ना कहीं है जो मिल रहा है। मिट्टी कहीं ना कहीं है जो खराब होती जा रही है, स्वास्थ्य खराब होते जा रहे हैं, उत्पादन गिर रहा है। तो अब हमें है जो अपनी जो प्राकृतिक खेती पर है जो हम जो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, उसी का नाम है जो जैविक खेती है दोस्तों। जैविक खेती जो है इसका कल एक सर्वे हुआ था दोस्तों, वो इसमें सबसे ज़्यादा जो सर्वे जो रकबा है वो है जो मध्य प्रदेश में है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पे गुजरात है और चौथा पर है जो राजस्थान है। सर अल्बर्ट हॉवर्ड को है जो आधुनिक जैविक कृषि का जो जनक माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2001 में जैविक खेती भारत में शुरू की गई थी। 2011 में जैविक नीति आई और जैविक प्रथम राज्य जो है दोस्तों जो सिक्किम है जो प्रथम पूर्णतः है जो जैविक राज्य बना। तो निश्चित रूप से है जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये लेक्चर है जो खत्म होता है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आपसे एक ही उम्मीद करते हैं कि आप जरूर है जो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, लोगों के बीच है जरूर शेयर करें। यही है जो मेरा चैनल है दोस्तों, सुबह 56। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।